हमने पढ़ लिया मोटर के बारे में और जनरेटर के बारे में। मोटर किस पे काम करता था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। और जनरेटर किस पे काम करता था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक है, ये दो चीज़ थी, बेसिक चीज़ें थी। और जनरेटर और मोटर की वर्किंग भी हमने समझ ली थी। अब हमको पढ़ना है एसी और डीसी में क्या चेंज होता है, क्या फर्क क्या होते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, और उनके बारे में समझना। हम एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो हमने जनरेटर से जनरेट किया था, एसी जनरेटर से जनरेट किया था, वो बार बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा था। तो सबसे बड़ी खासियत एसी की है, जो कि उसका फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो एक पीरियड पे अपना डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में समझेंगे। अल्टरनेटिंग करंट एसी, इसका सिंबल ये ब्रैकेट में मैंने दे रखा है। ये ब्रैकेट में जो सिंबल दे रखा है वो एसी का सिंबल है। जहाँ पे भी ये लगा हो समझ लेना कि सर्किट में कहीं पे भी ये अगर सिंबल दिख जाए तो ये एसी सोर्स होगा। अ करंट विच रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। एक पीरियड पे करंट अगर अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, एक बार मैक्सिमम हो रही है, फिर मिनिमम आ रही है, फिर मैक्सिमम हो रही है, फिर मिनिमम आ रही है। मतलब एक बार सर्किट में ये मान लो सर्किट है, ऐसे सर्किट है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे ये अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा हुआ है। तो क्या होगा, एक बार डायरेक्शन ये जाएगी, एक बार डायरेक्शन ये जाएगी, एक बार डायरेक्शन ये जाएगी, एक बार डायरेक्शन ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। तो डायरेक्शन बार बार क्या होगी, चेंज होती रहेगी इसमें अल्टरनेटिंग करंट में। In India, AC changed its direction after every 1/100 सेकेंड। इसका मतलब ये कि हिंदुस्तान में जो है 1 सेकंड में 100 बार वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है। अब 100 बार अपना डायरेक्शन चेंज करती है तो जनरेटर पे जाओ, जो मैंने जनरेटर तुमको पढ़ाया था, पूरे फुल रोटेशन में वो 2 बार अपना डायरेक्शन चेंज करता है। एक पूरे फुल रोटेशन पे वो 2 बार अपना डायरेक्शन चेंज करती है। अब ये कह रहा है कि 1 सेकंड में 100 बार अपना डायरेक्शन चेंज करती है। मतलब 1 सेकंड में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, यानी कितना रोटेशन कर जाएगा उसका कॉइल, 50 बार। ऐसे समझो, 1 सेकंड में यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज। मतलब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। 50 हर्ट्ज कहने का मतलब है जो उसका कॉइल है उसकी रोटेशन 50 बार होती है 1 सेकंड में। ठीक है, अब 50 बार रोटेशन होती है 1 सेकंड में। अब फिर हम दिमाग लगाएं, एक पूरे रोटेशन पे कितनी बार करंट डायरेक्शन चेंज करती है? 2 बार। एक बार हाफ रोटेशन पे चेंज करती है, फिर एक फुल रोटेशन रिवॉल्यूशन पे कॉइल अगर फुल रिवॉल्यूट कर जाता है तो उस पर क्या होता है, 2 बार करंट अपना डायरेक्शन चेंज करती है। तो 1 सेकंड में 50 रोटेशन होता है, 1 सेकंड में 50 बार वो घूमता है। तो इसका मतलब 1 सेकंड में 100 बार वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, ये तो मतलब हुआ। ठीक है, वही लिखने का मतलब यही है कि 1 सेकंड में 100 बार करंट डायरेक्शन रिवर्स करेगी। दैट मीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। सब जगह पे लिखा रहता है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। एसी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसी जनरेटर और अल्टरनेटर। एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट हमको एसी जनरेटर से मिल सकता है या अल्टरनेटर से मिल सकता है। अल्टरनेटर ये एक डायनमो टाइप का होता है जो कि कार में लगा होता है, उससे हमको एसी करंट मिलता है। ठीक है, पोलैरिटी ऑफ एसी इज नॉट फिक्स्ड। पोलैरिटी का मतलब होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा करंट कहाँ से फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन ये डीसी के लिए होता है, बैटरी के लिए होता है। एसी में कुछ भी ऐसा नहीं होता, ना पॉजिटिव से नेगेटिव, वो हमेशा एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव, एक बार नेगेटिव टू पॉजिटिव। पोलैरिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं होती, पोलैरिटी ही फिक्स्ड नहीं होती। कभी इधर वाला पॉजिटिव हो जाता है, उधर नेगेटिव होता है, कभी उधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ठीक है, तो पोलैरिटी फिक्स नहीं होती, वहाँ चेंज करती रहती है डायरेक्शन। मैंने ये ग्राफ दिखाया, आई फॉर करंट है, ये वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे टाइम का है। तो यहाँ पे करंट अपना डायरेक्शन ऐसे चेंज करती है। एक बार फुल जाएगी, मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगी, मैक्सिमम के बाद फिर मिनिमम पे आएगी, उसके बाद फिर रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम पे जाएगी, नेगेटिव होगी, फिर उसके बाद पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव, फिर ऐसे चलती चली जाएगी। तो उसका ग्राफ है। इस ग्राफ को समझ, अगर ये ग्राफ कहीं दिया हो और पूछा जाए कौन सा ग्राफ है तो कहना अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट की बात आती है। डायरेक्ट करंट का सिंबल मैंने इस पे दिया है, ये बैटरी का सिंबल है, इसमें पोलैरिटी फिक्स होती है क्योंकि प्लस यहाँ पे है
वहीं रहेगा, माइनस जहाँ पे वहीं रहेगा, ये आपस में बदलेंगे नहीं, ठीक है। डायरेक्ट करंट इज ऑलवेज फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, ये हमेशा एक डायरेक्शन में चलते हैं। देखो हमने इसका ग्राफ भी दिखाया है, टाइम के रिस्पेक्ट में करंट का ग्राफ एक ही डायरेक्शन में बदल नहीं रहा डायरेक्शन, यहाँ रिवर्स हो रहा था, यहाँ एक कांस्टेंट लाइन जा रही, सीधी सीधी लाइन जा रही है। दस पोलैरिटी इज फिक्स्ड, पोलैरिटी फिक्स होगी, पोलैरिटी नहीं चेंज होगी, क्योंकि ना तो प्लस ना माइनस, ना प्लस ना माइनस, ये सारी चीजें नहीं होती रहेंगी। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ डीसी आर कॉल्ड आर सेल आर बैटरी, या सेल हो या बैटरी हो, बैटरी भी तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होती है, तो सेल हो या बैटरी हो वो सोर्स है डीसी के, यानी उससे हमको डीसी करंट मिलता है, या डीसी जनरेटर भी है उसका सोर्स। सबसे मेन पॉइंट ये है नोट में जो लिखा हुआ है यहाँ पे, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी इज दैट एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, दस कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज लो, यानी अल्टरनेटिंग करंट को हम बहुत दूरी तक ट्रांसफर कर सकते हैं बिना एनर्जी के लॉस किए हुए, जबकि डीसी में ऐसा नहीं होता। लंबा वायर लगा दोगे, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसमें करंट फ्लो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको दिक्कत आएगी। लेकिन एसी में कुछ ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में या हमारी जो घरों में जो मेन सप्लाई होती है लाइट की, वो डीसी नहीं होती, वो एसी होती है। क्यों? क्योंकि बहुत दूर से आती है वो, उसमें कोई भी पावर लॉस नहीं होता, पावर जहाँ वो अपनी चली वहां से पावर स्टेशन से वो हमको मिल जाती है। 50 हर्ट्ज की अगर चलिए तो 50 हर्ट्ज की हमारे घर तक पहुंच जाएगी वो फ्रीक्वेंसी की एसी करंट, ठीक है। यूजेस कहाँ कहाँ होता है एसी करंट का और डीसी करंट का? अल्टरनेटिंग करंट का यूज सबसे बड़ा इस पे ट्रांसफार्मर ही वर्क करता है, अभी मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक टाइप है म्यूचुअल इंडक्शन, उसमें उसी बिल्कुल इसी फिनोमिना पे, म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिना पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो एसी का ज़्यादातर यूज होता है हमारी डेली लाइफ में, ज़्यादा यूज किसका? एसी का। डीसी का थोड़ा यूज होता है, कम यूज होता है। वैसे भी हम जो भी सोर्सेज यूज करते हैं, मान लो हमारे यहाँ बैटरी भी है, अगर इन्वर्टर बैटरी भी है तो हम तब भी उससे एसी ही लेते हैं, इन्वर्ट करके वो डीसी को एसी में इन्वर्ट कर देता है, तो हमको एसी ही मिलती है। और ऐसा नहीं कि डीसी की कहीं पे भी यूज नहीं होता, डीसी का भी यूज होता है। वो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ों में डीसी का यूज होता है, क्योंकि डीसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने का मतलब ये है कि पोलैरिटी फिक्स रहेगी, तो कैथोड एनोड उसमें चेंज नहीं होते रहेंगे। पता चला कभी कैथोड कभी एनोड ये बन गया, कभी कैथोड ये बन गया, तो रॉड क्या होगी? फिक्स होगी, एक कैथोड और एक एनोड रहेगी। तो वहाँ पे क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या यूज करेंगे? ओनली डीसी करंट। रिफाइनिंग ऐसी प्योरिटी प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में भी, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में भी हम इलेक्ट्रोलिसिस का ही एक फिनोमिना यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जिसको कहते हैं। तो वहाँ पे भी हम डीसी करंट ही यूज करते हैं, ठीक है। अब एक फिनोमिना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी बोर्ड में, ये फिगर इस तरह का जब भी दिया जाता है तो पूछा जाता है कि जब हम स्विच को ऑन करेंगे और स्विच को ऑफ करेंगे, जो की है उसको ऑन ऑफ करेंगे तो क्या डिफ्लेक्शन इसमें शो करेगा गैल्वेनोमीटर में, और अगर उसी तरह छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें। तो एक चीज़ हमने सबसे पहले बताई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही बताई थी, कि जब भी हम, जैसे ये कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये कॉइल है, इसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब हम यहाँ पे मैग्नेट रखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बताता था? वो यही कहता था कि जब हम दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कराएंगे, मतलब एक को स्टेबल रखेंगे, एक को मोशन में रखेंगे। तो मान लिया हमने कॉइल को स्टेशनरी रख दिया, मैग्नेट को मूव कर रहे हैं टुवर्ड लेफ्ट, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें पहले हम मूव नहीं कर रहे थे तो जीरो पे था, 0 पॉइंट पे नीडल था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? नॉर्थ पोल को इसके अंदर मूव करा रहे हैं। तो जैसे ही कॉइल के अंदर ये मूव करेगा, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, मान लो किसी एक साइड मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने ये बताया कि जहां मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आ जाता है,
कंडक्टर के पास, कंडक्टर के रिस्पेक्ट में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का चेंज कर देते हैं तो वो क्या होता है, उस कंडक्टर में करंट फ्लो करने लगती है। तो करंट फ्लो किसके कौन आता है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर यहाँ पे मान लो लेफ्ट साइड में अज्यूम करते हैं कि लेफ्ट साइड में वो डिफ्लेक्शन होगा करंट का। उसके बाद जब हम अंदर करते हैं और छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद हम देखते हैं, ये ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, छोड़ने के बाद जब हम इसमें कॉइल के अंदर ही मैग्नेट को इंटर करा के यहाँ पे छोड़ दिए तो वो फिर से नीडल कहाँ चली जाती है, अपने जीरो पॉइंट पे नीडल वापस आ जाती है, अपने जीरो पॉइंट पे नीडल वापस आ जाती है और वहीं पे ठहरी रहती है। इसका मतलब अगर हम इसको छोड़ दें तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। फिर हम क्या करते हैं, फिर मोमेंटली डिफ्लेक्शन कब आता है, जब हम इसको बाहर की तरफ निकालते हैं। जैसे ही खींचते हैं तो फिर इसमें डिफ्लेक्शन आता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आता है, यानी इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं कॉइल के रिस्पेक्ट में तो उससे डिफ्लेक्शन आएगा। और डिफ्लेक्शन क्या शो करता है कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर जा रही है। इसको हम कहते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि मैग्नेटिज्म से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अब इसका फेनोमेना म्यूचुअल इंडक्शन में यूज करेंगे। टू कॉइल्स मतलब दो कॉइल को आपस में रख दिया। अभी तो एक ही कॉइल था, मैग्नेट का यूज कर रहे थे, एक ही एक्सपेरिमेंट था जिससे हमको पता चला कि रिलेटिव मोशन होने से या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से उसमें कंडक्टर में एक करंट फ्लो कर जाती है। अब हम मैग्नेट को भी स्टेबल रख करके इसको भी रोटेट करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो मूव कराने पर भी इसमें मोमेंटली डिफ्लेक्शन लेफ्ट राइट आइदर साइड किसी भी साइड आता रहेगा। लेकिन इसमें एक शर्त ये दिखी कि अगर हम स्टेबल छोड़ देते हैं, मान लीजिए हमने यहीं पे छोड़ दिया इसको, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगी तो ये यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, यानी रिलेटिव मोशन से मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आना चाहिए, तभी ये करंट फ्लो करेगी कंडक्टर में। इसका एप्लीकेशन हमने यहाँ पे यूज किया। अभी ये बताता हूँ कि ये क्या चीज है और किस जगह पे हम प्रैक्टिकली देखते हैं इस चीज को। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल। दो कॉइल को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कराने में। मैग्नेट के थ्रू हम करा रहे थे, अब हम दो कॉइल का यूज करेंगे जिसको हम म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हैं। इसका नाम म्यूचुअल इंडक्शन भी कहा जाता है। एक होता है प्राइमरी कॉइल, कॉइल बी, और एक होता है सेकेंडरी कॉइल। ये दोनों बाउंड कॉइल हैं आपस में। यहाँ पे सेटअप दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने एक प्राइमरी कॉइल को बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। जैसे ही बैटरी से जोड़ा तो यहाँ पे बैटरी से जोड़ने के बाद की अभी ऑफ पोजीशन पे थी, कुछ नहीं हमने छेड़ा, उसको रहने दिया। उसके बाद ये गैल्वेनोमीटर है। उसके बाद क्या किया हमने, इसको ऑन किया, की को ऑन किया। जस्ट जैसे ही हमने ऑन किया की को तो हमने देखा इसमें ये पॉइंटर ऐसे था, जैसे ही हमने ऑन किया पॉइंटर डिफ्लेक्शन शो करने लगा किसी भी साइड, ठीक है। हम अज्यूम कर लेते हैं इस साइड में शो किया उसने जैसे ही हमने ऑन किया। लेकिन की को जब हमने ऑन रखा, यानी व्हेन द की इज ऑन देन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में हमने कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखा और वो जीरो पॉइंट पे चला गया। यानी कि अगर ऑन पोजीशन पे ही थी तो फिर वो मोमेंटरली डिफ्लेक्शन दिखाया। मोमेंटरली डिफ्लेक्शन मतलब पल भर का डिफ्लेक्शन दिखाया, उसके बाद फिर अपने पास वापस लौट गया। अब हमने अचानक से फिर की को ऑफ कर दिया, की को ऑफ कर दिया, फिर मोमेंटरली डिफ्लेक्शन आया और वो पॉइंटर अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो गया, अपनी डायरेक्शन को बदल लिया। और फिर एक डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन शो क्या कर रहा है, करंट इसमें इंड्यूस कर जा रही है। इस कॉइल में, इस कॉइल में करंट इंड्यूस कर जा रही है। इसी को इंड्यूस ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी इस कॉइल, इस प्राइमरी कॉइल की वजह से सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस कर जा रही है। इंड्यूस करंट बोलते हैं या इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये मोमेंटरी डिफ्लेक्शन कब कब आ रहा था, जब हम इसको सडनली ऑन कर रहे थे, फिर ऑफ कर रहे थे, ऑन कर रहे थे, ऑफ कर रहे थे, तब इसमें मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आ रहा था। पल भर के लिए डिफ्लेक्शन आ रहा था, फिर जीरो पे चला जाता था। लेकिन अगर ऑफ पोजीशन में या ऑन पोजीशन में वैसे ही छोड़ दे रहे थे तब यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था। तो हमको ये समझ में आया कि अगर हम ये बार बार ऑफ करने की वजह क्या थी, वजह ये थी
कि जैसे ही हमने ऑन किया तो यहाँ पे मैग्नेटिक करंट, सबसे पहले करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के थ्रू। तो वहां पे क्या हुआ, इसने मैग्नेटिक फील्ड का चेंज यहाँ पे हुआ, जिसकी वजह से ये कॉइल तो एकदम सटा हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का चेंज किया था वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हुआ और कॉइल एकदम सटा हुआ था, तो उसकी वजह से इसमें भी क्या हुआ, करंट कंडक्ट कर गई, क्योंकि इंड्यूस करंट है ना। यहाँ पे जैसे हमने मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे थे तो कंडक्टर में करंट वो हो जा रही थी, वैसे यहाँ पे भी कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो गई। ठीक है, हमने ऑन पोजीशन में छोड़े रखा, जैसे हमने मैग्नेट को यहाँ पे रखे रखा था तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो हो रहा था, वैसे यहाँ पे भी हमने जैसे ऑन पोजीशन में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड वही नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रही थी, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा था, चेंज नहीं आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा था, वो ऑटोमेटिक जीरो पोजीशन पे फिर पहुंच गया था। इसके बाद जैसे ही हमने सडनली ऑफ किया की को, वैसे ही करंट फिर रुका, करंट अपना करंट फिर से वापस आएगा। ठीक है, करंट अपना डायरेक्शन मतलब वो वापस आ जाएगा, वो रुक जाएगा, फ्लो नहीं कर रहा है। जब करंट अपना फ्लो नहीं कर रहा है उसके बाद तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अचानक से फिर चेंज होगी। तब मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होती है तो पहले कंपेयर में उलट जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, जब उल्टेगी मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का उसका इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से कंडक्टर में तो करंट इंड्यूस करेगी लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए इसका जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में, पहले के कंपेयर में अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। यानी की को ऑफ करो सडनली और ऑन करो तभी करंट फ्लो कर रही थी, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, और एक चीज इसमें ये थी कि जब फिर ऑफ पोजीशन या ऑन पोजीशन में छोड़ देते हैं तो वो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो करती। इतनी चीज समझ में आए। और अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे ये चीज देखी जाती है, ये चीज ट्रांसफार्मर में देखी जाती है। कहाँ पे, ट्रांसफार्मर में, जो हम अपने मोहल्ले में ट्रांसफार्मर रखा हुआ देखते हैं उसमें ये प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल लगा होता है। वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये एक आयरन कोर होती है, सॉफ्ट आयरन कोर होती है, उस पे ही ये कॉइल के फॉर्म में ऐसे ऐसे लपेटा होता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे लपेटा होता है, यहाँ से इनपुट आता है और यहाँ से आउटपुट चला जाता है। ये ट्रांसफार्मर की इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह से होती है कुछ। तो जैसे ही इनपुट हमको, मान लीजिए ऐसे ट्रांसफार्मर भी दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है मतलब उसको वोल्टेज बढ़ाना है, ठीक है, वोल्टेज घटाना नहीं, वोल्टेज बढ़ाना है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो उसको वोल्टेज घटाना है। डाउन और अप से समझ में आ रहा होगा। हमारे जो मोहल्ले में लगा होता है वो कौन सा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्यों, क्योंकि वहां से 440 वोल्ट आता है करंट और सीधे सीधे 440 वोल्ट का जो वोल्टेज आता है वो इनपुट पे पड़ता है और वो हमको क्या आउटपुट में क्या देता है, 220 वोल्ट, जो कि हमारे घरों में सप्लाई होता है। सारे अप्लायंसेस 220 वोल्ट पे चलते हैं। तो वो क्या है, स्टेप डाउन, यानी 440 वोल्ट को उसने 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कैसे कर दिया कन्वर्ट, म्यूचुअल इंडक्शन तो हुआ। म्यूचुअल इंडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि एक तरफ करंट आया, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा था। चूंकि अच्छा एक चीज और बतानी थी कि यहाँ पे अगर हम की को हटा के एसी करंट अगर लगा दें, ये बैटरी को भी हटा दें और यहाँ पे अगर अल्टरनेटिंग करंट लगा दें, मान लीजिए इसको हटाया, यहाँ पे हमने लगा दिया अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग करंट में तो कोई पोलैरिटी होती ही नहीं, पोलैरिटी कोई फिक्स तो है नहीं, इसमें तो बार बार करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज होगी पीरियडिकली। और जब मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज होगी तो इस कॉइल में हमेशा करंट इंड्यूस रहेगी, इंड्यूस ईएमएफ हमेशा जनरेट रहेगा, मतलब इसमें करंट हमेशा फ्लो करती रहेगी, कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में, मतलब पॉइंटर ऐसे ऐसे होता रहेगा एक पीरियड पे। ठीक है, जब ऐसे ऐसे होता रहेगा इसका मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रही है। अब एक सवाल बनता है कि ये अब एकदम सेम यही चीज है, ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर एकदम सेम, यहाँ पे एसी सप्लाई, यहाँ से भी हम एसी सप्लाई ले रहे हैं। अब ये एक सवाल उठता है कि इनपुट पे अगर हमने ज्यादा करंट को दिया या ज्यादा वोल्टेज का
पावर सप्लाई हम दे रहे हैं तो फिर कम वोल्टेज की पावर सप्लाई हमको कैसे मिल रही है। तो इसका ये रीज़न है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जो पहले मैंने पढ़ाया था कि जितना ज़्यादा टर्न होगा उतना ज़्यादा करंट बढ़ जाएगी और जितना कम टर्न होगा उतनी कम करंट फ्लो करेगी। तो उसी हिसाब से वोल्टेज भी घट जाता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कम होता है, नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं, ये जो टर्न होती हैं वाइंडिंग जो होती है कम होती है और यहाँ पे ज़्यादा होती है। ज़्यादा पे आती है तो जब कम पे हो जाती है तो क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो जिसकी वजह से करंट कम हो जाता है और वोल्टेज अल्टरनेटली वो डाउन हो जाता है वोल्टेज। इसी तरह स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो जो कि हमारे स्टेबलाइजर में लगता है। स्टेबलाइजर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो घरों में जो बड़े बड़े स्टेबलाइजर लगाते हैं उसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो उसमें यही चीज़ वाइंडिंग उल्टी होती है। आउटपुट अगर कम वोल्टेज से आ रहा है तो इनपुट अगर कम वोल्टेज आ रहा है तो आउटपुट क्या देगा, वो ज़्यादा वोल्ट देगा। ठीक है, 220 वोल्ट बना करके ही देगा। अगर 200 वोल्ट, 190 वोल्ट, 180 वोल्ट आ रहा है तो 220 वोल्ट वो बना के देगा। किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे, वाइंडिंग जो की जाती है उसके टर्न्स पे। ठीक है, तो ये था म्यूचुअल इंडक्शन।